राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए आज की हम इस वीडियो में जोफ्रे चौसर का कैंटरबरी टेल्स करेंगे जो कि जोफ्रे चौसर ने लिखा है। फर्स्टली वी हैव टू मेंशन इंट्रोडक्शन, जो कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि अगर हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चलें तो हमें इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करनी होती है, एंडिंग हमें कंक्लूजन से ही करनी होती है। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हैं। ये एमएम इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है, बीए में भी ये पूछा जाता है और एंड यूजीसी नेट के लिए भी ये पूछा जाता है कैंटरबरी टेल्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जोफ्रे चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स 14th सेंचुरी। जो जोफ्रे चौसर का कैंटरबरी टेल्स है ना, ये 14th सेंचुरी का है। इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही ज़्यादा इनका ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है कैंटरबरी टेल्स। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़, ये किसका कलेक्शन है? स्टोरीज़ का कलेक्शन है, कहानियों का संग्रह है। टोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पिलिग्रिम्स, जो कि पिलिग्रिम के इस ग्रुप के द्वारा ये इन्होंने टोल्ड की गई थी स्टोरी। ये ट्रैवलिंग फ्रॉम लंडन टू कैंटरबरी, लंडन से कैंटरबरी जाते हुए ये पिलिग्राम तीर्थयात्रियों ने सुनाई थी। थ्रू ह्यूमर, रियलिज्म एंड वेराइटी, चौसर प्रेजेंट्स अ लिवली पिक्चर ऑफ मिडवल सोसाइटी। ह्यूमर के थ्रू, रियलिज्म के थ्रू एंड वेराइटी। ह्यूमर हास्यपूर्ण ढंग से, रियलिज्म मीन्स रियल चीज़ें यूज़ करके, वास्तविकता को यूज़ करके, नेचुरल तरीके से जो भी उनके भाषा थी, उनकी सोच थी, उनकी आदतें थी, अच्छाई और बुराई थी, सभी रियलिज्म चीज़ें। एंड वैरायटी मीन्स वहाँ पे वैरायटी को हमने लिया हुआ है कि वहाँ पे अलग अलग विभिन्नता वाले लोग रहते थे, तो उनकी वैरायटी चौसर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक लिवली पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के मध्यकालीन जो समाज था उसकी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। फ्रेम नरेटिव। फ्रेम नरेटिव का मतलब होता है कि एक मुख्य कहानी को, जो भी मेन कहानी, मेन स्टोरी होती है ना, उसके अंदर कई कहानियाँ छिपी होती हैं, ठीक है, तो उसको एक फ्रेम नरेटिव वर्क दिया जाता है। तो चलो हम पढ़ते हैं। दिस वर्क इज़ स्ट्रक्चर्ड एज अ जर्नी ऑफ 30 पिलिग्रिम्स। ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो काम है, कौन सा? कैंटरबरी टेल्स। ये जो वर्क किया था ये 30 पिलिग्राम्स का था, ठीक है। हु टेल्स स्टोरीज टू पास द टाइम ऑन देयर वे टू कैंटरबरी, जो कि ये 30 पिलिग्राम्स का था ना। हु टेल स्टोरीज, जो ये स्टोरी सुनाते हैं टाइम पास करने के लिए, कैंटरबरी जा रहे होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा, लंदन से कैंटरबरी जा रहे थे, तो टाइम पास करने के लिए ये अपनी स्टोरी सुनाते रहते हैं। दिस इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग टेक्निक यूनिट्स मल्टीपल टेल्स विद इन वन नरेटिव फ्रेम। तो इसका मतलब है, अच्छा, जो ये कहानी है, इन्होंने कहानी जो ये सुना रहे थे, ये आइडिया वहाँ पर जो बैठे हुए थे ना, हैरी बैली था, तो उन्होंने सजेस्ट किया था स्टोरी टेलिंग का टाइम पास के लिए। तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि 2 स्टोरीज़ हम वाइल वी हैव टू गो एंड वाइल रिटर्निंग, तो 2 स्टोरी हमें सुनानी होएगी। तो टोटल हमारी 40 हुई थी, तो 30 पिलीग्राम्स थे, तो 120 टोटल हो गई थी। बट उन्होंने 24 ही उन्होंने कंप्लीट की थी, 120 तो पूरी कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे वो, ठीक है। तो दिस इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग टेक्निक यूनिट्स मल्टीपल टेल्स विद इन वन नरेटिव फ्रेम। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि ओल्ड फ्रेंड्स सफ़र करने के लिए जाते हैं कहीं पे भी, तो वो क्या करते हैं, अपनी बोरियत दूर करने के लिए कोई कहानी सुनाता है, कोई भूत वाली सुनाता है, कोई फ़नी कहानी सुनाता है, कोई रोमांटिक या फिर धार्मिक स्टोरी सुनाता है। तो ये सारी स्टोरी है जो एक ही यात्रा के अंदर ही सुनाई जा रही होती है ना, तो यात्रा क्या होगी, वो नरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो फ्रेंड स्टोरी है वो मल्टीपल फ्रेम में। तो यही काम चौसर ने अपनी कैंटरबरी टेल में किया था। तो पिलीग्राम का जो ग्रुप था कैंटरबरी जा रहा था, तो कई कहानियों को एक ही ढांचे में जोड़ना नरेटिव फ्रेम नरेटिव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वैरायटी ऑफ करेक्टर्स। वैरायटी ऑफ करेक्टर्स में है कि उसने कौन कौन से करेक्टर्स यूज़ किए थे। हर जो करेक्टर यूज़ किया ना, वो अलग अलग विभिन्नता से था, मतलब अलग अलग वर्ग से था वो। तो पिलीग्रिम्स कम फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस से आए थे वो। नाइट, मीलर, मर्चेंट, प्रायरस, क्लर्क एक्सेट्रा। कोई उसमें व्यापारी था, कोई उसमें मील वाला था, कोई उसमें क्लर्क था, कोई उसमें ईसाई की जो साध्वी होती है ना, उसको बोलते हैं प्रायरस एक्सेट्रा। तो दिस वैरायटी रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्सिटी ऑफ मिडवल इंग्लिश सोसाइटी। तो ये जो ये वैरायटी है ना, ये किस पर रिफ्लेक्ट डालती है? डाइवर्सिटी ऑफ मिडवल इंग्लिश सोसाइटी, मध्यकालीन जो वहाँ का समाज था ना, उस पर इफेक्ट डालती है। तो और यहाँ पे ना इसके अंदर ना 29 पैसेंजर्स थे और प्लस चौसर, तो इक्वल टू 30 हो गया। 29 पैसेंजर्स थे, चौसर को मिला के 30 हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ मिडल इंग्लिश। उन्होंने ना कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने इंग्लिश को उसने कैसे यूज़ किया था? चौसर चूज़ मिडल लैंग्वेज, उन्होंने मिडल लैंग्वेज का यूज़ किया था। मेकिंग लिटरेचर को ईजी बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था? ईजी बनाने के लिए इन्होंने मिडल इंग्लिश का यूज़ किया था। इंस्टीड ऑफ लैटिन एंड फ्रेंच और लैटिन के बजाय इन्होंने, वहाँ पे आम भाषा के लोग हैं जो वो इस भाषा को समझ सके, तो इसलिए इन्होंने मिडल लैंग्वेज में इंग्लिश लिटरेचर का, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया था। नेक्स्ट इज़ सोशल सटायर।
इन्होंने समाज का जो व्यंग्य किया था ना उसके बारे में देखते हैं। चलो, द टेल्स एक्सपोज करप्शन इन द चर्च, ग्रीड अमंग इंस्टीड ऑफ लैटिन एंड फ्रेंच। जो ये टेल है ना, कैंटरबरी टेल्स है, ये क्या एक्सपोज करती है, वहाँ पर जो चर्च के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जो वहाँ पर पादरी थे ना, वो लालच उनके मन में ज़्यादा आ गया था। तो इन्होंने लैटिन और फ्रेंच की बजाय इन्होंने क्या दर्शाया हुआ है, इन्होंने समाज पर व्यंग्य किया है कि लोगों को क्या करना चाहिए, धार्मिक सेवा करनी चाहिए। इन्होंने वहाँ के लोगों के प्रति उन्होंने व्यंग्य पूर्ण ढंग से उनको बताया है, वहाँ की जो करप्शन चल रहा था उसके बारे में बताया है, उनके मन में जो लालच था उस पर इन्होंने व्यंग्य किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्लेंड ऑफ रियलिज्म एंड ह्यूमर। ब्लेंड ऑफ रियलिज्म एंड ह्यूमर वैसे है कि इन्होंने वास्तविक वाली चीज़ें प्रस्तुत की थी अपनी और ह्यूमर वाली चीज़ें प्रस्तुत की थी। द पॉइंट इज़ करेक्टर्स आर प्रिटेंड विद रियलिस्टिक डिटेल्स। जो इनके करेक्टर्स हैं ना वो रियलिस्टिक डिटेल्स से इन्होंने मेंशन किए हैं सारे, कि उसके अंदर रियल चीज़ें ही यूज़ की हैं। एंड ह्यूमन फ्लॉज, और जो लोगों की हर एक कमज़ोरी थी ना उसके बारे में इन्होंने अच्छी तरह से वर्णन किया है। ह्यूमर मेक्स द वर्क लिवली एंड एंटरटेनिंग। जो इन्होंने ह्यूमर यूज़ किया है ना, हास्यपूर्ण ढंग से जो इनकी रचनाएं उनको प्रस्तुत किया है, उसको इन्होंने जीवंत रूप से रखा है और साथ में इन्होंने उसको एंटरटेनिंग वे से भी प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोरल एंड डिडक्टिव पर्पस। अच्छा, जो इन्होंने ये कैंटरबरी टेल्स यूज़ किया है ना, इसका नैतिक उद्देश्य क्या है और शिक्षाप्रद उद्देश्य क्या है, तो इस वजह से ये कैंटरबरी टेल्स है जो यहाँ पर ये मेंशन करता है पॉइंट। मैनी टेल्स हैं, मैनी टेल्स में मतलब कि बहुत सारी टेल्स थी, लाइक पैरसन्स टेल। उसमें ना बहुत सारी टेल में क्या था, एक तो नाइट टेल थी और एक मिलर टेल थी, पैरसन टेल होगी, मतलब अलग अलग टेल्स थी। तो उसमें थी एक पैरसन्स टेल थी। प्रोवाइड मोरल लेसन्स, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, हमें मोरल लेसन प्रोवाइड करती है, हमें नैतिकता की शिक्षा देती है, हमें धर्म के बारे में भी बताती है। तो चौसर है ना, बैलेंसेस एंटरटेनमेंट विद इंस्ट्रक्शंस। जो चौसर है ना वो बैलेंस करके चलता है कि एंटरटेनमेंट भी हो जाए लोगों का उनकी सीख के द्वारा, और क्योंकि उन्होंने ह्यूमर वैसे अपनी जो राइटिंग है उन्होंने लोगों को बताई है, अपने वो दूसरों को ना ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने बैलेंस करके ही अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। उन्होंने बोला था, जैसे कि उन्होंने चर्च के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा था, तो उन्होंने बताया था जैसे वो धार्मिक हो गया, एक मोरल लेसन हो गया, तो मोरल लेसन के रूप में उन्होंने बताया कि इसमें इंस्ट्रक्शन क्या दी उन्होंने, क्योंकि जो मंदिर होते हैं वहाँ पे अगर हम शिक्षाप्रद वे से अगर हम चलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें, वैसे तो हमारा अधिकार होता है कि हमें लोगों को की सेवाएं करनी चाहिए, अगर शिक्षाप्रद वे से देखते हैं तो हमें, है ना। नैतिक वे से देखें तो वहाँ पर जो धर्म के से लेके चले तो वहाँ पर वो लगे हुए थे, पादरी लगे हुए थे वहाँ पर। तो ये ऐसे बोलना चाहते हैं जोसर कि ये ना बैलेंस लेके चलते हैं, उनका एंटरटेनमेंट भी करते हैं लेकिन अपनी इंस्ट्रक्शंस के साथ करते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, लिटरेरी इनोवेशन। इसमें क्या है, यूज़ ऑफ राइमिंग कपलेट्स इन एम्बिक पेंटामीटर। इन्होंने राइमिंग कपलेट्स का यूज़ किया था अपने, किस में किया था, एम्बिक पेंटामीटर में इन्होंने यूज़ किया था। अच्छा, एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, पेंटामीटर होता है कि एक कविता की पंक्ति होती है जिसमें ना कि 10 मात्राएं होती है और हर जो दूसरी मात्रा पर है वो जोड़ डालती है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रीच करेक्टराइजेशन एंड नेचुरल डायलॉग शो चौसर्स ओरिजिनलिटी। जो इसके अंदर करेक्टर्स इन्होंने यूज़ किए हैं वो सारे नेचुरल हैं, डायलॉग्स भी इन्होंने नेचुरल यूज़ किए हैं, तो ये चौसर की ओरिजिनलिटी को शो करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ माइक्रोकॉज़म ऑफ मिडवल लाइफ। था ना, वहाँ की जो जीवन था उसको सूक्ष्म रूप से इन्होंने देखा था। तो कैसे देखा था, द टेक्स्ट कैप्चर्स द स्पिरिट ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड। जो इन्होंने कैप्चर किया था ना 14th सेंचुरी, वो इंग्लैंड के बारे में किया था। इट्स रिलीजन, उसके धार्मिक जो रिलीजन है उसके बारे में किया था। क्लास सिस्टम के बारे में किया था कि वहाँ पे कौन कौन सी क्लास के लोग थे, वहाँ पर कैसे रहते थे, ये सब इन्होंने वैल्यूज़ को इन्होंने मेंशन किया है। एंड एवरीडे लाइफ, जो वहाँ पे हर डेली लाइफ की इन्होंने बातें भी अपनी राइटिंग में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ थीम्स इन द कैंटरबरी टेल्स। जो थीम है इन्होंने मेंशन किया, एक तो रिलीजन एंड करप्शन, लव एंड मैरिज, सोशल सटायर, ह्यूमन नेचर। रिलीजन एंड करप्शन में है कि धर्म से रिलेटेड जो भी भ्रष्टाचार चल रहा था वहाँ पर इन्होंने उस पर सटायर किया था। लव एंड मैरिज से रिलेटेड है, लव एंड मैरिज में उन्होंने प्रस्तुत किया था कि जो भी प्रेम होता है और घृणा थी, वार था, वो सब इसके अंदर उन्होंने मेंशन किए थे। सोशल सटायर लेके चले तो सोशल पर उन्होंने सटायर किया था, व्यंग्य किया था समाज पर। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ ह्यूमन नेचर, लोगों के स्वभाव के बारे में भी इन्होंने कैसे दर्शाया था वो सब है। फर्स्ट पॉइंट इज़ रिलीजन एंड करप्शन में क्या है, शोज़ हाइपोक्रेसिटी ऑफ चर्च ऑफिशियल्स। इन्होंने उनका जो पाखंड चल रहा था वहाँ पर उसके बारे में ऑफिशियल रूप से प्रस्तुत किया था लोगों के सामने अपनी राइटिंग्स के थ्रू। लव एंड मैरिज में देखें तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स थे वहाँ पर। सोशल सटायर देखें तो क्रिटिसाइज ग्रीड, हाइपोक्रेसिटी एंड इमोर्टैलिटी।
इमोरलिटी। जो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किसके ऊपर किया था, वहाँ पर जो लालची थे, पादरी थे, उस पर क्रिटिसाइज़ किया था, पाखंड पर किया था। जो अनैतिकता हो रही थी ना वहाँ पर, अनैतिकता रूप से चल रहे थे, उनके ऊपर भी सटायर किया था इन्होंने। अगर हम ह्यूमन नेचर पे की बात करें तो जो चौसर हैं उन्होंने शो किया था एवरी शेड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उन्होंने मानव के हर व्यवहार को उन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसे कि करप्ट है, कि भ्रष्टाचार हो रहा था वहाँ पर, उन्होंने उसको प्रस्तुत कर दिया। ह्यूमरस को प्रस्तुत कर दिया। वाइज, फूलिश, बुद्धिमान लोग भी थे वहाँ पर, कुछ लोग फूलिश भी थे, उनके बारे में भी इन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनफिनिश्ड वर्क। उनके ना अनफिनिश्ड वर्क्स थे, वो कौन से थे? इन्होंने प्लान किए थे 24 ओनली। 120 इन्होंने वैसे तो लेके चल रहे थे, बट इनको प्लान कितने हुए थे? 24 ओनली। ड्यू टू चौसर्स डेथ इन 1400, इनकी मृत्यु हो गई थी 1400 में। तो इसके बाद से इनके जो वो कुछ रहते थे, तो राइटिंग्स थे, वो कंप्लीट ही नहीं हुए थे। तो 24 ही ओनली कंप्लीट हुए थे। तो कंक्लूज़न है हमारा, कैंटरबरी टेल्स है इज़ नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़। ये कोई कहानियों का संग्रह नहीं है, बट अ लिविंग पोर्ट्रेट ऑफ मिडवल सोसाइटी। ये हमें क्या दर्शाता है? हम उस टाइम के मध्यकालीन जो समाज है उसके बारे में एक हमारे सामने एक उनका चित्रण करता है, वो कैसे रहते थे, कैसे उनका जीवन था। तो ये हमारी कैंटरबरी टेल्स था। आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगर आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।